बीरेन्द्र प्रताप। वर्तमान संदर्भ में प्रेमचंद कितने दूर कितने पास विषय पर हिंदी विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय वेबिनार में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सबसे संबद्ध थे। आज के प्रमुख वक्ता मेरे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी जी, गोरखपुर से ही एक और डॉक्टर दमयंती तिवारी, हमारे विश्वविद्यालय से प्रोफेसर टी तीर्थेश्वर सिंह जी, प्रोफेसर खेम सिंह जी डहरिया अभी जिनको मैं सुन रहा था, डॉक्टर बीरेन्द्र जो संचालन कर रहे हैं, और टीम सदस्य डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इन सब में सर्वोपरि प्रोफेसर रेणु सिंह जी, जिनके कारण यह कार्यक्रम आयोजित है, अर्थात इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार और इसके विषय में रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली, इस विषय को विस्तार देने वाली प्रोफेसर रेणु सिंह जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग हमारे विश्वविद्यालय में, वे सभी जो आज इस कार्यक्रम से संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, श्रोता हैं अथवा देख रहे हैं। एक बहुत अच्छे अवसर पर और शुभ दिन पर यह कार्यक्रम हो रहा है, तो पहले तो इस शुभ दिन के लिए आप सभी को बधाई। और मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता है कि उस साहित्यकार के विषय में हम लोग पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं, जो मेरे अधीत काल में मेरे प्रिय साहित्यकार हुआ करते थे और आज भी हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों के लिए वह एक मानक साहित्यकार के रूप में अस्थायी रूप से बने रहेंगे। एक नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, कथाकार और थोड़ा आगे बढ़कर पत्र साहित्य को आधार देने वाले बहुत अच्छे लेखक, समीक्षक, संपादक मुंशी प्रेमचंद जी को नमन, जिन्हें 3 नामों से नवाब राय, धनपत राय और जो मैंने उल्लेख किया हम लोग जानते हैं। और प्रेमचंद जो उनकी उपाधि है, यह सोजे वतन की देन है, जिस पर प्रतिबंध लगा था तत्कालीन संदर्भों में कि एक ऐसा साहित्यकार जो राष्ट्र की पीड़ा लिखता है, तो राष्ट्र में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो आलोचना के स्वर प्रस्फुटित हो रहे हैं और आंदोलन को धार मिल रही है, मुंशी प्रेमचंद जी उसे और ज़्यादा गति देंगे ऐसा मानकर हमीरपुर के जिलाधिकारी ने उस पर रोक लगाने का काम किया था। मूलतः एक ऐसे साहित्यकार जिन्हें साहित्यिक दुनिया में बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी कहा जाता है। कारण सामाजिक विन्यास, सामाजिक विकास और सामाजिक विश्वास की मूल धारा और मुख्य धारा में आने के लिए अधिकृत किंतु प्रतीक्षारत व्यक्तियों को, वर्ग को, समूह को साहित्य का विषय बनाने वाले, उन्हें साहित्य में प्रमुखता प्रदान करने वाले अथवा साहित्य के माध्यम से उनकी आवाज़ बनने वाले प्रेमचंद जी इकलौते साहित्यकार कहे जाते हैं। इसीलिए प्रेमचंद जनमानस के ज़्यादा करीब दिखते हैं। पहले साहित्यकार जिन्होंने जन सामान्य को इस विश्व की प्रचलित लेखकीय विधा का विषय बना दिया। भाषा की दृष्टि से इतने ज़्यादा समृद्ध कि तत्कालीन प्रमुख बोलियों को भी भाषा प्रवाह में समाहित करने की सामर्थ्य रखते थे, तो ऐसे भाषा शास्त्री भी कहे जाते हैं। हिंदी और उर्दू में तो पारंगत, किंतु उनकी मान्यता थी कि आंचलिक बोलियां सभ्यता के विकास के साथ देश की भाषा में मिलकर और ज़्यादा समृद्ध होती हैं और गति पकड़ लेती हैं। वस्तुतः एक राष्ट्र की भाषा निर्माण प्रक्रिया में स्थानीय और आंचलिक बोलियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ऐसा हमेशा वो कहते भी थे और मानते भी थे। प्रेमचंद जी की मान्यता थी कि एक राष्ट्र को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और स्वतंत्र रखने के लिए भाषा का आग्रह बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अपनी भाषा के प्रति आग्रह और अपनी भाषा का प्रयोग
यह बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जुबान की गुलामी भी एक गुलामी होती है। इसलिए हम अपने को शिक्षित माने, अपना प्रभामंडल विस्तारित करें, इसके लिए किसी विदेश की भाषा को प्रयुक्त करना बहुत आवश्यक नहीं है। आप भाषा सीखिए, समझिए, लेकिन अपनी भाषा की महत्ता को कभी अस्वीकार ना करें, ऐसा प्रेमचंद जी का आग्रह था। क्योंकि साहित्यकार तो अपने समाज को स्वर प्रदान करता है, अपने समाज को शब्द प्रदान करता है, अपने समाज को वाक्य प्रदान करता है, और अपने समाज को पूरा एक लेखकीय ताना बाना प्रदान करता है। इसलिए प्रेमचंद भाषा की दृष्टि से, भाषा के प्रति आग्रह की दृष्टि से, स्वातंत्र आंदोलन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक ऐसे उपन्यासकार जिन्हें सामयिक संदर्भों में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे साहित्यकार ने उपन्यास सम्राट कहा हो, आप समझ सकते हैं कि उनके उपन्यासों में कितना गांधीर्य है, उनके उपन्यासों में कितना अधिक प्रवाह है, और उनके उपन्यासों में समय का कितना स्पष्ट प्रकटीकरण है। आप कह सकते हैं कि उनके उपन्यास में केवल वेदना नहीं है, केवल कठिनाई नहीं है, केवल परिश्रम का बोध नहीं है, केवल तत्कालीन समस्याएं, सामंती समस्या, औपनिवेशिक समस्या, आर्थिक समस्या या कृषि क्षेत्र की समस्या, केवल इसी का वर्णन नहीं है। वह उस वर्ग को आवाज दे रहे हैं जिन्हें हम वंचित वर्ग कहते हैं, लेकिन ऐसे वर्ग को आवाज देने के साथ ही शेष वर्ग को न ही तिरस्कृत करते हैं और न ही अपने समाज में तिरोहित करते हैं। इसलिए प्रेमचंद जी का साहित्य एक संपूर्ण साहित्य कहा जाता है। उन्हें आप परंपरावादी साहित्यकार भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके लेखन में परंपराओं का निश्चित उल्लेख होता है। उन्हें आप आदर्शवादी भी कह सकते हैं, क्योंकि समाज को एक सुंदर स्वरूप देने का आग्रह करते हैं। और उन्हें आप यथार्थवादी साहित्यकार भी कह सकते हैं, क्योंकि यथार्थवादी साहित्यकार तो वह होता है जो घटनाओं को स्पष्टतः रखता है, बिना किसी भय के, बिना किसी राग के और बिना किसी द्वेष के। और ऐसा करने वाला साहित्यकार फक्कड़ और अल्हड़ साहित्यकार होता है। इसलिए प्रेमचंद वस्तुतः अपने समय के फक्कड़ साहित्यकार हैं। उनकी जीवन शैली भी फक्कड़ी है। परिधान की दृष्टि से या पादुका की दृष्टि से जिन लोगों ने भी उनकी तस्वीरें देखी होंगी या उनके बारे में अनुभव सुने होंगे, उन्हें पता होगा प्रेमचंद जी का जीवन कितना सहज था, कितना सरल था, लेकिन कितना परिपूर्ण था। तत्कालीन साहित्यकार सभी उन्हें पढ़ते थे, जानते थे, संवाद करते थे, और उनकी कोशिश होती थी कि उनकी कहानी, कथा, यात्रा, रिपोर्टाज अथवा जो कुछ भी लेखन के प्रतीक हैं उस पर प्रेमचंद जी की भी निगाह पड़े। न केवल बेहतर समाज में, अपितु माया नगरी में भी उनके प्रति आकर्षण था। उन्हें फिल्में भी लेखन के लिए बुलाया गया, लेकिन प्रेमचंद तो मौलिकता के धनी हैं और उन्हें इस बात का बोध था कि माया नगरी की भौतिकता में मौलिकता कहीं विलीन हो जाती है। इसलिए वह भौतिकता को छोड़कर अपनी मौलिकता लेकर वापस लौटते हैं। ऐसा कथाकार प्रेमचंद जी को कहा जाता है, रचनाकार प्रेमचंद जी को कहा जाता है, जिनकी कहानी की यात्रा आप सभी ने अभी वर्णित किया। मैं सुन भी रहा था आप लोगों में से बहुत से लोगों को, साउथ से चलकर और कफन पर विराम लेती है। कफन को आप प्रतीक के रूप में माने तो यात्रा की पूर्णता आप कह सकते हैं। पूर्णता के समय तत्कालीन समाज की जो दुश्वारियां हैं उनका प्रतिबिंबन अंकन कह सकते हैं, अथवा एक व्यक्ति के लिए संदेश कह सकते हैं कि आपके पास सब कुछ छोड़ के जाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही नहीं होता। इसलिए आप संपत्ति संग्रह अथवा संपत्ति के भोग के आधार पर बड़प्पन का अहंकार इसे मानकर ना चलें। उनकी हर कहानी एक संदेश देती है, हर उपन्यास एक संदेश देता है। आप सभी साहित्यकार हैं, उस संदेश को और संकेत को भली भांति समझते भी हैं और कहते भी हैं। जब हम गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि की चर्चा करते हैं तो लगता है कि उनकी सोच और उनकी लेखनी कितनी व्यापक है, उसकी पहुंच में वह क्या है जो नहीं है। अर्थात
सभी बिंबों को विधान में ढालना, यह प्रेमचंद की महानता है। आप उनके उपन्यास पर निगाह डालेंगे तो लगेगा कि जिन्हें हम बहुत बड़ा उपन्यासकार मानते हैं वैश्विक संदर्भों में, वह भी यथार्थ के अंकन में प्रेमचंद की बराबरी नहीं करते। जब कहानियों को आप पढ़ते हैं, बड़े भाई साहब हो, गुल्ली डंडा हो, ईदगाह हो, तो पूस की रात हो अथवा नशा हो, तो लगता है कि हम जब जीवन यात्रा कर रहे होते हैं तो कैसे पड़ाव से गुजरते हैं। आमतौर पर एक नशा का उदाहरण ले लें। नशा तो उसे होता है जो नशा करता है। कभी कभी नशा उसे भी हो जाता है जो नशा की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति के सामीप्य में होता है अथवा संबंध में होता है। इस पर पहली बार कलम चलाने का काम प्रेमचंद जी ने ही किया था। इसलिए हम लोग चाहे जिस दृष्टि से देखें, प्रेमचंद साहित्यिक पूर्णता के प्रतीक कहे जाते हैं, आदर्श कहे जाते हैं अथवा मानक कहे जाते हैं। एक साहित्य है पत्र, इसमें से आप सब उनके साहित्य के विविध विधाओं के बारे में कह रहे थे, मैं सुन भी रहा था, लेकिन पत्र साहित्य को आधार देने वाले पहले लेखक कहे जाते हैं प्रेमचंद। बहुत सारे पत्रों को संकलित भी किया, बहुत सारे पत्र भी लिखा, बहुत सारे पत्रों का अनुवाद भी किया, नेहरू जी से संबंधित पत्र थे। और मूल रूप से इसके पृष्ठभूमि में वह परिवेश था जिसे हम डाकखाना कहते हैं अथवा पोस्ट ऑफिस कहते हैं, उसका उनसे गहरा नाता था। आप सभी ने अभी उनके परिवेश, उनके आरंभिक जीवन के बारे में जब चर्चा की होगी तो इसका अवश्य ही उल्लेख किया होगा। इस तरह एक साहित्यकार जो भाषा के प्रति सतर्क है, चिंतित है, और भाषा अपनी हो, व्यापक हो, विशद हो, जिसमें सभी आंचलिक बोलियों का समावेश हो, इसके प्रति एक चैतन्य साहित्यकार को जब हम देखते और खोजते हैं तो प्रेमचंद जी दिखलाई देते हैं। जब हम राष्ट्रवाद के संदर्भ में आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में आते हैं, तो हमें पहला साहित्यकार मिलता है जो राष्ट्र की पीड़ा का उल्लेख करता है। सोचिए वतन कि राष्ट्र की पीड़ा क्या है, वेदना क्या है, और इस वेदना को सब तक पहुंचाना इसलिए आवश्यक है कि यह स्वातंत्र्य आंदोलन जन आंदोलन बन जाए। इसलिए आजीविका वृत्ति जो शिक्षक की वृत्ति है, इसका भी वह व्यक्ति त्याग कर देता है। जब गोरखपुर आगमन के समय गांधी जी इस असहयोग आंदोलन की चर्चा करते हैं और देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति का आह्वान करते हैं, तो उनसे प्रभावित होकर प्रेमचंद जी उनकी विचारधारा में स्वयं को प्रवाहित करके प्रेमचंद जी अपनी नौकरी भी छोड़ देते, लेकिन जो मूल वृत्ति है लेखन की वह नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें समाज को खड़ा करना है और समाज में बराबरी पर सबको लाकर खड़ा कर देना। इसलिए समाज के सभी वर्गों पर वह दृष्टिपात भी करते हैं, उनको लेकर लेखन भी करते हैं, और इसीलिए वह कहीं परंपरा लेकर चलते हैं, कहीं आदर्श लेकर चलते हैं। और जब प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व करते हैं, सम्मेलन में अध्यक्षीय उद्बोधन करते हैं, तो प्रगतिशील भी दिखलाई देते हैं। साहित्य के अध्याय, साहित्य के लक्ष्य निर्धारित करने वाले प्रेमचंद पहले प्रामाणिक साहित्यकार कहे जाते हैं कि जिन्होंने साहित्य के लक्ष्य ही निर्धारित कर दिया। साहित्य समाज का दर्पण है, बहुत दिनों से सुनते चले हैं, लेकिन प्रेमचंद बतलाते हैं कि यह दर्पण वह है जो न केवल यथार्थ को वर्तमान में दिखलाता है, आगे के यथार्थ को भी घसीट कर आज ही दिखला देता है। यह प्रेमचंद की ताकत है जो लेकर के चलते हैं साहित्य को उस मुकाम तक जहां वो कहानीकार होने के साथ साथ, कथाकार होने के साथ साथ संपादक भी बन जाते हैं। बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि जब प्रेमचंद की निगाह उनके लेखन पर पड़ेगी, उनके लेख पर पड़ेगी, तो लेख भी धन्य हो जाए। इसलिए उन्होंने संपादन भी किया। आप सब जानते हैं जमाना माधुरी इसके संपादक रहे। हंस की शुरुआत ही उन्होंने की, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः वह साहित्य जगत के स्वयं हंस हैं। वह नीर छीर का विवेचन करते हैं और यह बताते चलते हैं कि जो छीर है वो आम व्यक्ति में भी है, साधारण से साधारण में भी है, असाधारण में भी है। यह जो साधारण व्यक्ति है
अपने चीर और हीर के बल पर असाधारण बनता है, सबके आकर्षण का केंद्र बनता है, सबकी प्रगति का आधार बनता है, अवलंब बनता है, उसके पास श्रम की सामर्थ्य है, उसके पास संतोष की सामर्थ्य है, उसके पास सहजता की सामर्थ्य है, और उसके पास साहचर्य, सहयोग, सहानुभूति और सद्भाव की सामर्थ्य है। ऐसे व्यक्ति को खड़ा करते हैं प्रेमचंद जी अपने कहानी में, उपन्यास में, कथा में और पत्र में। इसलिए प्रेमचंद जी साहित्य की दुनिया में एक अतिशय महत्वपूर्ण शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। न केवल अपने समय में उनकी महत्ता थी, न केवल आज ही उनकी महत्ता और उपादेयता है, आने वाले दिनों में भी उनकी महत्ता और उपादेयता निरंतर बनी रहेगी। मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है कि आप लोगों ने उनके बारे में एक महत्वपूर्ण वेबिनार का आयोजन किया और ऐसे राष्ट्र प्रेमी, स्वातंत्र्य आग्रही, भाषाविद और साहित्य की सभी विधाओं में पारंगत अपनी कहानी के माध्यम से हम सभी को प्रेरित करने वाले, हम सभी को सुझाव देने वाले और हम सभी को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाले प्रेमचंद जी सर्वकालिक प्रासंगिक साहित्यकार हैं, जिनसे हमें हमेशा हमेशा प्रेरणा मिलती रही है, मिलती है और मिलती रहेगी। ऐसे साहित्यकार को मेरा नमन। और आप सभी ने एक महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार का आयोजन कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।